अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है 7.5 टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 7 से, दैट इज सिंपल पेंडुलम। 7.5 टॉपिक है चैप्टर 7 से जो कि है सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स एक आइडियल सिंपल पेंडुलम जो है उसकी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह की होती है। तो एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बो, ये आपके पास एक स्मॉल मैस है जिसको जो कि हमारे पास क्या है m। एक इनएक्सटेंसिबल जो है वो आपके पास स्ट्रिंग होती है जो कि एक फिक्स जो हमारी जगह है वहां पे उसको क्या किया सस्पेंड किया जाता है टू अ पॉइंट। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है और इनफ्लेक्सिबल मींस के फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है, लचक नहीं होती है, ठीक है। उसके साथ जो है वो एक बॉब को जोड़ा जाता है और ये इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन होती है। जो वर्कआउट जब हम इसका करते हैं तो जब इसकी मोशन को स्टडी करते हैं सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये एज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर किया जा सकता है या नहीं, यानी कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसकी एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करते हैं और हम इसको प्रूव करेंगे कि जो इसकी मूवमेंट है या जो मोशन है आपका सिंपल पेंडुलम की वो जस्ट लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक ही कंडीशन हम बार-बार जो है प्रूव करते हैं कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, ये हमने प्रूव करना है फॉर द सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स यहां से जब आप स्ट्रेटली जब आप किसी भी एक पेंडुलम को लटका देते हैं सस्पेंड करते हैं, जो उसकी मीन पोजीशन होती है जहां के ऊपर वो रेस्ट पे होता है, जब कोई भी फोर्स नहीं लगी रेस्ट होता है, ये ओ ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से जब आप इसको मूव करवाते हो ना इधर साइड किसी यहां पे लेके जाए या यहां पे लेके आए, तो जब किसी एक साइड के ऊपर आप मूव करवा के जैसे उसको छोड़ेंगे यहाँ पे वो क्या करेगा कि मोशन उसकी क्या होगी, वो सिंपली क्या करेगा ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, टू एंड फ्रो मोशन होगी अकॉर्डिंग टू दिस मीन पोजीशन के इर्द-गिर्द उसकी क्या होगी कि वो अपनी ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। उन ऑसिलेशंस के दौरान देखें अगर तो हमारे पास कुछ इसका मास m है, लेंथ इसकी l है और इसका जो वेट होगा दैट विल बी mg। वेट जो होता है वो हमारे पास w इज इक्वल टू mg और वेट बेसिकली स्टूडेंट्स एक फोर्स है और उस फोर्स को हम देखेंगे। और दूसरी इसके अंदर फोर्स होती है फोर्स अलोंग अ स्ट्रिंग, जब आप लोग जो है पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, जिसको के टेंशन कहते हैं। टेंशन इन अ स्ट्रिंग दैट इज T, अलोंग द स्ट्रिंग जो फोर्स होती है दैट फोर्स इज कॉल्ड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ अगर आप देखें, लेंथ को मेजर करने का तरीका ये होता है कि लेंथ हमेशा ये जो सस्पेंशन पॉइंट होता है वहां से लेके जो आपका बॉब या बॉल होता है बॉल के सेंटर तक की लेंथ जो है वो हमेशा मेजर की जाती है, दैट इज द L, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये जो आपके पास बॉल है ये इसका मास है, मास ऑफ द पेंडुलम। जो इस बॉल का मास होगा वही जो है वो इस पेंडुलम का क्या है मास है आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग में हम देखते हैं कि इसको वर्क और किस तरह से करवाया जाता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिलीज कर देते हैं, सस्पेंशन करवाते हैं इसकी विदाउट एनी फोर्स। जब इसको विदाउट एनी फोर्स सस्पेंड करते हैं तो एक मीन पोजीशन O के ऊपर होता है, जैसे आपने स्विंग को देखा होगा झूला वगैरह, जब तक उसको धक्का नहीं देते एक जगह पे रहता है। सेम लाइक ये एक पोजीशन के ऊपर आकर जो कि इसकी क्या है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से फोर्स लगा के इसको किसी अदर साइड मींस यहां तक या यहां से फोर्स लगा के इस पॉइंट तक इसको क्या करते हैं हम मूव करवाते हैं। तो मूव करवाते हुए कोई एक एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाते हैं और वहां से उसको क्या करते हैं रिलीज करते हैं। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वापस किधर आएगा पॉइंट O की तरफ, देन आगे जाएगा, देन वापस, और यहीं पे क्या होगा कि ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग है। अगर वर्किंग को देखें तो वर्किंग के दौरान स्टूडेंट्स इसके ऊपर कुछ फोर्स लगती है जो कि फोर्स क्या है हमारा वेट है, और वेट के दो कंपोनेंट्स आते हैं। मींस इसके आवाज जो आपका वेट है उसको आप देखें कंपोनेंट्स ऑफ वेट। तो स्टूडेंट्स दो कंपोनेंट्स बनते हैं वेट के, यानी कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। हम लोग ये भी 9th क्लास में भी आप लोगों ने इसको स्टडी किया होगा कि फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं F के, दैट आर Fx एंड Fy। तो सेम लाइक वेट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास जो है वो mg cos ऑफ थीटा और दूसरा जो है वो mg sin ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स इस मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो थ्रू आउट हमारे पास क्या है डाउनवर्ड है, मींस आपके पास ये इसका हॉरिजॉन्टल है और यहां पे जो इसकी मूवमेंट होगी वो इसका क्या होगा वर्टिकल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द फिगर या अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट मोशन के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर ये देखें ये हमारा बेस है, ये हमारे पास क्या है इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और अगर इस मूवमेंट को देखें तो ये इसका क्या बनता है वर्टिकल एक्सिस बनता है।
तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग एक कंपोनेंट है इसका mg cos ऑफ थीटा और दूसरा जो है वो इसकी मूवमेंट का वो क्या है mg sin ऑफ थीटा। mg cos ऑफ थीटा डाउनवर्ड है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से है, ये आपके पास ठीक है, यहां पे अगर बॉल है तो mg cos ऑफ थीटा जो है वो यहां पे है, मींस अलोंग द स्ट्रिंग, और दूसरा जो है आपके पास वो यहां पे है, वो क्या है mg sin ऑफ थीटा। अगर इस डायग्राम को देखें और टेंशन इन द स्ट्रिंग होती है दैट इज अपवर्ड अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग और जो mg cos ऑफ थीटा कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, इक्वल है। s mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके है, टेंशन के, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने से ये जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास जो सिर्फ कंपोनेंट मोशन ऑफ द पेंडुलम के लिए जो कंपोनेंट रिस्पांसिबल होता है दैट इज ओनली द वर्टिकल कंपोनेंट mg sin ऑफ थीटा। ये स्टूडेंट्स जो है आप याद रखेंगे। तो दोनों कंपोनेंट्स में हमारे पास जो mg cos ऑफ थीटा है, सिंस हमारे पास mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंशन, सो दे कैंसिल ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ऑन रिस्पांसिबल एंगल जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, फोर्स हमारे पास क्या होगी, F इज इक्वल टू, सो जो टोटल फोर्स होगी F दैट विल बी इक्वल टू माइनस mg sin ऑफ थीटा। रीजन ये है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो ये जो फोर्स है ये रेजिस्टिंग फोर्स है, और रेजिस्टिंग फोर्स किसके साथ आती है आपके पास, नेगेटिव साइन के साथ। आल्सो बाय सेकंड लॉ आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। तो बाय कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास आता है ma इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। यहां से m और ये m जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, a इज इक्वल टू आ जाएगा g साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज थीटा इज इक्वल टू किसके है, साइन ऑफ, यानी कि साइन थीटा जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके आ जाता है, थीटा के। सो a इज इक्वल टू माइनस g इनटू थीटा। थीटा बेसिकली इसका डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि अभी हम फाइंड करेंगे, या इसका फेज है जो कि डिस्प्लेसमेंट को बताता है और स्टेट ऑफ द मोशन को भी हमें रिप्रेजेंट करता है, ये हम अपने लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो a इज इक्वल टू माइनस g थीटा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये एक आपके पास ट्रायंगल बन गया जिसमें ये आपका जो है वो बेस, ये इसका है परपेंडिकुलर और ये इसका जो है वो क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा को हम देखें साइन थीटा, स्टूडेंट्स एज हमें पता है साइन थीटा जो होता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर इसको यूज करें तो sin थीटा इज इक्वल टू आपके पास बनता है परपेंडिकुलर क्या है इसका, ये x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली लेंथ। तो मींस sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है x बाय l, और थीटा इज इक्वल टू आ जाता है x बाय l के। दोनों एक ही चीज है, थीटा इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास x बाय l, थीटा और sin थीटा क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वली, एक तो पॉइंट यहां से जो है वो आप इसको थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, यानी sin थीटा फाइंड करना है, sin थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनी हुई है, ये यहां पे आपके पास ये ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस है, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो होता है वो sin थीटा होता है। तो sin थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू है x और हाइपोटेन्यूज की क्या है l, तो x बाय l sin थीटा क्योंकि थीटा के इक्वल है तो थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाता है x बाय l के। दूसरा मेथड स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास सिंस आपको पता है हम चैप्टर 5 में भी कह चुके हैं कि s इज इक्वल टू r थीटा के होता है। s जो है वो डिस्टेंस है, r जो है वो उसका रेडियस है और थीटा जो है वो आपके पास एंगल है। तो यहां से अगर थीटा निकालें तो थीटा इज इक्वल टू s बाय r
तो थीटा इज इक्वल टू s कितना है, ये वाला डिस्टेंस जो कि यहां से बॉडी ट्रैवल करेगा, दैट इज x, और रेडियस इसका यहां से सेंटर से अगर देखें तो वो कितना बनता है l। तो थीटा इज इक्वल टू किसके आता है x बाय l। इन दोनों पॉइंट्स के साथ आप जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तो हमारे पास यहां से a इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एक्स एल आ जाएगा, सिंस हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आता है x बाय l, वो हमने यहां से फाइंड किया। अब इसको अगर देखें तो a इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल इंटू एक्स। स्टूडेंट g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, l जो है वो इसकी लेंथ है जो कि हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है कि आपके पास ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x आता है। तो कांस्टेंट और इक्वालिटी को खत्म करते हैं, तो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। Acceleration is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position. So we can say that the simple pendulum is obeys the simple harmonic motion. Simple pendulum जो है वो simple harmonic motion को obey करता है। यहां से हमने जो है वो कुछ वैल्यूज फाइंड आउट की। a इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस जी बाय एल इंटू एक्स। स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसी क्वेश्चन को कुछ हम जो है वो 3 और 4 नाम दे देते हैं। हमने फाइंड कर लिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। एज वी नो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना हमारे पास होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। ये लास्ट लेक्चर में किया था। ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है इक्वल टू माइनस a बाय x। a की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट कर दें। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू है माइनस g बाय l इनटू x और डिवाइडेड बाय x, ये कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू g बाय l इनटू स्क्वायर रूट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g बाय l आ जाएगी आपके पास। तो ये आपने सिंपल इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड किया, ओमेगा इज इक्वल टू g बाय l स्क्वायर रूट। दिस इज इक्वेशन 4। नाउ फॉर द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर, आपके पास आता है 2 पाई ओवर ओमेगा। लास्ट लेक्चर हमने किया था ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय t, तो t इज इक्वल टू जो है 2 पाई ओवर ओमेगा आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा की वैल्यू है स्क्वायर रूट g बाय l। यहां से अगर t इज इक्वल टू लिखें तो आएगा 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये l ओवर g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इसी के साथ स्टूडेंट्स इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो टाइम पीरियड के साथ रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर t, सो f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा g ओवर l। t की जगह पे यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे 2 पाई l ओवर g, जब उसको l ओवर g का रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर 2 पाई नीचे आएगा और g ओवर l आपके पास ये जो वैल्यूज है वो क्या होगी, इनवर्स हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया। उसमें से आप अगर देखें स्टूडेंट्स तो t हमने निकाला है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। अगर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को देखें तो जो आपका सिंपल पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, क्योंकि g जो है आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करें तो आपके पास जो है t की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फार्मूला से आप देख सकते हैं l ओवर g, l की वैल्यू, g की वैल्यू और पाई की, g और पाई कांस्टेंट होते हैं, जस्ट आपके पास एक वैल्यू बनती है वो है l। इसका मतलब है आपके पास टाइम पीरियड जस्ट डिपेंड्स, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम जस्ट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम होता है। तो इसी से हमने फ्रीक्वेंसी को भी जो है वो फाइंड आउट किया। इसके
इसके साथ एक सब टाइटल है, दैट इज सेकंड पेंडुलम। Second pendulum, students, a pendulum which has time period is equal to 2 seconds। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड्स होता है, उसको हम जो है वो सेकंड पेंडुलम कहते हैं। और सेकंड पेंडुलम की अगर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो f इज इक्वल टू सेकंड पेंडुलम फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/t, दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5 हर्ट्ज। तो सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.5 हर्ट्ज होती है और टाइम पीरियड जो है उसका वो 2 सेकंड्स होता है। ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ये आपने याद रखनी है, फर्दर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में ये जो है वो आपके पास आती है। इसी तरह से अगर इसकी लेंथ फाइंड करना चाहें तो इसमें हम देख लेते हैं लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम की लेंथ फाइंड करने के स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। l को फाइंड करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l ओवर g। तो यहां से l इज इक्वल टू t स्क्वायर मल्टीप्लाई g डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये जो l था इसको फाइंड करना था, g को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 पाई स्क्वायर l के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे इसको डिवाइड करेंगे। l इज इक्वल टू t की वैल्यू, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई g की वैल्यू होती है 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर। इस सभी को अगर सॉल्व करें तो जो आपका सेकंड पेंडुलम है उसकी जो लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू 99.2 सेंटीमीटर। तो ये कुछ वैल्यूज है स्टूडेंट जो कि आप एज अ कांस्टेंट याद रखेंगे। लेंथ फाइंड आउट करने का तरीका भी है, टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, तो उससे आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और लेंथ ऑफ द पेंडुलम भी फाइंड की जा सकती है। इसी के साथ जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट टॉपिक है 7.6। 7.6 is energy conservation of in SHM। energy conservation in SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो है वो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ये हम प्रूव कर रहा है कि एनर्जी के नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम बार-बार पढ़ते हैं। तो सिंपल पेंडुलम के अंदर भी ये चीज जो है वो कंजर्व है या नहीं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होल्ड करता है या नहीं, वो हमने जो है इस लेक्चर में प्रूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कंसीडर अ केस ऑफ वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर भी किया था कि हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है अगर, तो उस मैस स्प्रिंग सिस्टम में जस्ट लाइक दिस ग्राफ से डायग्राम जो है वो मैं ड्रॉ करता हूं। ये इसका जो है वो O A एंड दिस इज द B पॉइंट, व्हाटएवर हम इसके पॉइंट्स को जस्ट कंसीडर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स लेट्स से हमारे पास फर्स्टली ये जो मैस है वो एक ओरिजिन यानी कि O पोजीशन के ऊपर है, देन हम उसको थोड़ा सा मूव करवाते हैं, B पे रिलीज करते हैं, तो यहां से जो इसका डिस्टेंस होगा वो x, ये भी डिस्टेंस क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, यानी कि x उसका डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इस तरह का हमारे पास कुछ एक जो है वो डायग्राम, तो स्ट्रेच बाय अमाउंट x नॉट अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ये जो हमारे पास टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट बनता है, यानी कि एम्पलीट्यूड हम डिफाइन करते हैं। तो एम्पलीट्यूड जो है बेसिकली किसके इक्वल होता है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या है x नॉट, एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। इस एम्पलीट्यूड के साथ तो हम इसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, P इंस्टेंटेनियस, ठीक है। P इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारे पास F इज इक्वल टू होता है K x के,
मींस आपके पास f जो है वो kx क्या होती है, इक्वल होती है। ये हुक्स ला है हमारे पास नंबर 1। तो दो केसेस हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, व्हेन फर्स्टली व्हेन x 0, अगर x 0 हो तो f में हमारे पास क्या होगा, k मल्टीप्लाई x हो के बनेगा 0। और सेकंड व्हेन x इज इक्वल टू x नॉट, मींस आपका जो x है वो बेसिकली या डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो क्या हो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज x, यानी कि आपके पास वैल्यू हो कुछ x की वैल्यू हो, अगर डिस्प्लेसमेंट आपका x हो तो f इज इक्वल टू आपके पास बनेगा k x। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल फोर्स निकालनी है अगर, तो F इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस kx डिवाइडेड बाय 2। टोटल फोर्स निकालने का तरीका यह है कि आप दोनों फोर्सेस का क्या करें, एवरेज फाइंड करें। तो एवरेज फाइंड करने के लिए दोनों चीजों को सम करना है और डिवाइडेड बाय 2 के साथ। तो यहां से अगर फाइंड करें तो आपके पास F इज इक्वल टू 1/2 kx, ये जो है वो आपकी टोटल फोर्स आ जाएगी 1/2 kx। ये आपका एक सिंपल पेंडुलम था जिसके ऊपर आप सॉरी ये आप मैथ स्प्रिंग सिस्टम जिसके ऊपर एक फोर्स लगाया और फोर्स कितनी बनती है, F इज इक्वल टू 1/2 kx। फर्स्टली जब ये बॉडी 0 के ऊपर रेस्ट के ऊपर है तो x 0 होगा, तो उस सूरत में आपके पास फोर्स क्या आएगी 0। दूसरा केस जब आप यहां तक मूव करवाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या बनेगा x, तो उस सूरत में फोर्स क्या बनेगी kx। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए इसका हम दोनों फोर्सेस का क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। एवरेज लेने के लिए 0 प्लस kx डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 kx वो फोर्स आएगी। सो एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन टर्म्स ऑफ वर्क डन हम फाइंड करेंगे। मींस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू F डॉट d। वर्क होता है F डॉट d के इक्वल। मींस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F की वैल्यू है 1/2 kx और डिस्टेंस कितना है इसका, सिर्फ x, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी 1/2 kx स्क्वायर आ जाएगी। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी के आपके पास दो केसेस आएंगे। नंबर 1 मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और नंबर 2 आपके पास होगी वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की, इसमें से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स मैक्सिमम तब होगी जब आपके पास यहां पे x नॉट मींस when x is equal to x नॉट, उस सूरत में आपके पास ये जो रिलेशन है वो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 और k x इज आपका क्या आ जाएगा x नॉट स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0। सो p इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k into 0 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. This is the maximum potential energy and that will be the minimum potential energy. तो maximum potential energy तब होगी जब आपके पास x is equal to किसके होगा, x नॉट के, and minimum potential energy when x is equal to 0. इसी के साथ अभी हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी तो हमने फाइंड की है। पोटेंशियल एनर्जी वाज 1/2 kx स्क्वायर हमने फाइंड किया। अभी हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होती है। सो इस v हमारे पास जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड किया था, that was v is equal to x naught square root k by m 1 minus x square over x naught square। ये हमने जो वैल्यूज है v की वो हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट की थी। रिप्लेस करते हैं यहां पे अगर, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m, v की जगह ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो वो बनेगी x naught square into k by m 1 minus x square over x naught square। इस पूरी वैल्यूज का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इस x naught के ऊपर v का स्क्वायर है, ये स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे जो है उस स्क्वायर की वजह से ये जो है कैंसिल होगा, तो आपके पास ये वैल्यूज बनेगी। तो इसको अगर मल्टीप्लिकेशन इनसाइड करते हैं तो आपके पास अगर देखें तो ये m और m जो है वो कैंसिल हो जाएंगे।
तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। यह आपकी चालू बनेगी। तो यहां से हमने काइनेटिक एनर्जी के भी दो केसेस लेने हैं। काइनेटिक एनर्जी नंबर 1 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर 2 मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू x नॉट। तो ऐसा हम देखें अगर यहां पे x इज इक्वल टू हम x नॉट पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पे ये सारी टर्म क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। अब बस यहां पे 1 बचेगा और यहां पे सिंपल क्या आ जाएगा x। तो x इज इक्वल टू अगर हम जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी x इज इक्वल टू x नॉट। सो 1/2 यहां पे k x नॉट स्क्वायर 1 माइनस यहां पे आपके पास आएगा x नॉट स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर, दैट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम स्टूडेंट्स। अब अगर ये देखें ये दोनों वैल्यूज आपके पास अगर इक्वल है तो ये इक्वल होगी, यहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 ये टर्म सारी की क्या होगी 0। तो ये अगर इक्वल हो तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। सो इस यहां से ये दोनों कैंसिल होंगे, अगर तो कैंसिल हो गए 1 माइनस 1, तो ये आपके पास टर्म जो है वो क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम इसको थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। x नॉट एंड x नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स क्या होंगी कैंसिल हो जाएंगी। यहां पे बनेगा 1 माइनस 1 यहां पे 0 को इस सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 आएगी। इन दैट केस जब आपके पास x इज इक्वल टू x नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मिनिमम होगी, जो कि आपके पास मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x 0 होगा तब काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी वो मैक्सिमम होगी। लाइक इसी फार्मूला में यहां से लेकर तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 है तो ये आपके पास आएगा 1/2 k x नॉट स्क्वायर इनटू 1 माइनस 0 बाय x नॉट स्क्वायर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट, ये मैक्सिमम। सो इस दो केसेस हैं आपके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब x इज इक्वल टू 0 होगा और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास मिनिमम होगी जब x इज इक्वल टू x नॉट होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर 0 एंड मिनिमम फॉर x इज इक्वल टू x नॉट। तो यहां से हमने अगर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखें तो ये बनता है जो कि हमने फाइंड किया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। ये रिलेशन हमने जो है वो काइनेटिक एनर्जी का केसेस तो हमने उस तरह से स्टडी किए, बट जो हमने रिलेशन फाइंड किया वो काइनेटिक एनर्जी ये आएगी। करना चाह रहे हैं कि आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है कंजर्व रहती है, यानी कि सेम रहती है। तो टोटल एनर्जी अगर देखें हम तो टोटल एनर्जी विल बी एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर करें हम तो हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी क्या थी 1/2 k x नॉट स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k x स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास एनर्जी इज इक्वल 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/2 k x स्क्वायर, x नॉट और ये x नॉट कैंसिल k x स्क्वायर और प्लस 1/2 k x स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास एनर्जी आएगी 1/2 k x नॉट स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास यही रिलेशन आया था, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी यही रिलेशन था और एनर्जी टोटल भी हमारे पास क्या है ये रिलेशन है। तो thus the total energy of the vibrating mass spring system always remains constant। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है कांस्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द ऑसिलेटरी मोशन वेयर द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। हमने अभी कुछ केसेस देखे हैं x is equal to 0 और x is equal to x नॉट। अगर आप देखें हमने फाइंड आउट किया कि x is equal to 0
काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो क्या थी, जीरो थी, यानी कि मिनिमम थी। बट एट x इज इक्वल टू x नॉट, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो क्या थी, जीरो मींस मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो क्या थी, मैक्सिमम। तो पॉइंट्स अगर देखें स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी जहां पे मैक्सिमम है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो इट मींस द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द ऑसिलेशन। तो जब आपकी मूवमेंट होती है तो मूवमेंट के दौरान काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होती है, काइनेटिक में इनकी जो इंटरचेंजिंग है, कन्वर्जन है वो होनी चाहिए, तभी जो है वो आपकी एनर्जी की जो मूवमेंट होती है या मोशन होती है वो कंटिन्यूस रहती है। द पीरियोडिक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑसिलेटरी सिस्टम। तो पीरियोडिक मींस एक के बाद दूसरा, मींस आपके पास कुछ इस तरह से है, आपके पास ये होगा तो यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। जब ये बॉडी मूव करके यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे भी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल फिर काइनेटिक में, तो टोटल जो आपकी मूवमेंट होती है इसके दौरान काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के दो टॉपिक सिंपल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम के साथ जो है एनर्जी कन्वर्जन को स्टडी किया। होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।